हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के पाठ 13 ध्वनि के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है, किस में से हो सकती है? देखते हैं। क है केवल वायु और गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों और गैसों में। तो इसका उत्तर ये आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो किस में कम होती है, ये बताना हमें। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो इसमें जो आवृत्ति सबसे कम होती है वो पुरुष की ध्वनि की होती है। तो इसमें उत्तर आएगा ग। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने टी लिखना है और गलत के सामने एफ लिखना है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यह ठीक है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, यह गलत है, इसको आवृत्ति कहते हैं। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। आयाम अगर अधिक होगा तो ध्वनि मंद होगी, यह गलत है। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, यह ठीक है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तारत्व उतना ही अधिक होता है, यह गलत है। क्योंकि आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होता है। वांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह भी गलत है, उसको शोर कहते हैं। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करता है, यह ठीक है। शोर प्रदूषण से कम सुनाई देने लग जाता है। अगर लगातार हम शोर प्रदूषण में रहेंगे तो हमें कम सुनाई देने लग जाएगा। इसके उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनमें हमें सही शब्द भरना है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगे समय को डैश कहते हैं, आवर्तकाल। एक आवर्त को पूरा होने में जितना समय लगता है आवर्तकाल कहते हैं, यहाँ आएगा आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। प्रबलता आयाम से निर्धारित की जाती है। आयाम जितना अधिक होगा प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। आवृत्ति का मात्रक डैश है, हर्ट्ज आएगा इसका उत्तर। अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं, शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती, आवृत्ति से निर्धारित होती। जितनी ही ज़्यादा ध्वनि तीक्ष्ण होगी मीन्स उसकी आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसका उत्तर है, यहाँ हल। दोलनों की संख्या बराबर 40, दोलनों के लिए लगा गया कुल समय 4 सेकंड। आवृत्ति क्या होती है? दोलनों की संख्या डिवाइडेड बाय जो समय लगता है। तो समय इसमें सेकंड में दे रखा है, 40 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 पे आता है और इसका उत्तर आ गया 10 हर्ट्ज। अब आवर्तकाल क्या होता है? 1/, आवृत्ति होती है, तो 1/10 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकेंड इसका उत्तर आ जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसकी आवृत्ति कितनी है? देखिए 500 कंपन प्रति सेकंड, तो ये इसकी होगी आवृत्ति 500 हर्ट्ज। अब हमें क्या निकालना है? कंपन का आवर्तकाल निकालना है हमें। हम जानते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है 1/, आवृत्ति। अब 1/500 करेंगे हम, उसको हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारे पास, ऊपर 2 नीचे 1000 आ गया है। इसको डेसिमल में हम चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.002।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ से और यहाँ से भी, तो ये हमारा इतना सेकंड उत्तर आ गया है। ये प्रश्न नंबर 7 है। ये निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जैसे क है ढोलक, ख सितार और ग बांसुरी। अब क में जो जिस ढोलक है उसका कंपित भाग कौन सा होगा, तानित झिल्ली। जो ढोलक होता है उसके ऊपर जो झिल्ली लगी होती है ये वाली, ये तो इसके ऊपर जब इसको बजाते हैं तब इसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, तो ये उत्तर आएगा तानित झिल्ली। जो सितार होता है उसमें तानित तार, सितार होता है इस टाइप का, तो ये इसमें एक तार लगी होती है, जब इसको बजाते हैं इस तार को तब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसमें आएगा तानित तार। तीसरा बांसुरी, बांसुरी इस टाइप की होती है, यहाँ से जब बजाते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो यह आएगा वायु स्तंभ, इसको वायु स्तंभ बोलेंगे। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? शोर और संगीत में अंतर, शोर क्या होता है और संगीत क्या होता है, 2 कॉलम बना लेंगे। यह एक अप्रिय ध्वनि है, शोर हमें पसंद नहीं होता, और यह प्रिय ध्वनि है, म्यूजिक जब बजता है तो बड़ा अच्छा लगता है। यह कष्टदायक है, जो शोर है वो कष्टदायक है, और संगीत सुखद है, अच्छा लगता है। शोर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, संगीत से स्वास्थ्य समस्याओं में से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इससे मूड अच्छा हो जाता है। अगर हम अपनी मनपसंद संगीत सुनते हैं तो इससे मूड अच्छा हो जाता है। हाँ, संगीत उस अवस्था में शोर बन जाता है जब यह बहुत ऊंचा हो, अर्थात इसकी तीव्रता अधिक हो। कई बार म्यूजिक बहुत तेज़ बजाया जाता है और वह हमें अच्छा नहीं लगता, इस अवस्था में जो संगीत होता है वो शोर बन जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। शोर प्रदूषण के स्रोत मतलब शोर प्रदूषण किस किस से होता है? पहला है वाहनों से, लाउडस्पीकर से, चलित मशीनों से, पटाखों से, एसी से, रेडियो टेलीविज़न से, रसोई के जो बर्तन है बजते रहते हैं उनसे, और खोमचे वाले। तो ये इसके अलावा भी जो आसपास में आपके ऐसे शोर प्रदूषण करने वाले स्रोत हो तो वो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। प्रश्न नंबर 10 है, वर्णन कीजिए शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। जब शोर प्रदूषण होता है तो नींद कम आती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट होती है और आंशिक श्रवण अशक्तता हो जाती है। मतलब अगर लगातार हम शोर प्रदूषण में रहेंगे तो हमें कम सुनाई देने लग जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, माता पिता को सड़क से 3 गली दूर वाला मकान खरीदना चाहिए, क्योंकि सड़क वाले मकान की कई हानियाँ होती हैं। जैसे नंबर 1 है, मकान के पास गुजरते हुए वाहनों का अत्यधिक शोर होता रहता है। वाहनों से निकला हुआ धुआं और धूल मिट्टी घर में घुस जाते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं। जैसे धुआं से आँखों में जलन हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है, धूल मिट्टी से सांस लेने में तकलीफ होती है। और ट्रैफिक बाधा के समय ऊंचे हॉर्नों का शोर, ट्रैफिक के जो हॉर्न बजते हैं उससे भी शोर होता है। तो अगर घर लेना है तो 3 गली दूर लेना चाहिए। प्रश्न 12 है, मानव वाक तंत्र का चित्र बनाइए, इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। वाक यंत्र की कार्यविधि। वायु, जब वायु वाक तंतुओं में से गुजरती है तो कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ढीले, मोटे, तने हुए, पतले होने पर विभिन्न गुणों वाली वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर वाक तंतु ढीले होंगे तो मोटी ध्वनि उत्पन्न होगी, और अगर पतले होंगे तो पतली ध्वनि उत्पन्न होती है। ये देखिए वाक तंतु दिखा रखे हैं, खुला हुआ वाक तंतु है, यह बंद है। प्रश्न नंबर 13, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर
तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा आकाश में बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है। तो इन दोनों में से आपको, मान लो एक समय हो दोनों, तो इनमें से आपको पहले क्या चीज़ दिखाई देगी? पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देगी या आवाज़ पहले सुनाई देगी? तो इसमें है कि हमें बिजली चमकती हुई पहले और जो गड़गड़ाहट होती है वो बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की पावर 8 ये आएगा हमारे पास। ये ऐसे लिख रखा है यहाँ पर, मीटर प्रति सेकंड। जबकि ध्वनि का जो वेग है, जो आवाज़ है, उसकी गति कितनी है? 340 मीटर प्रति सेकंड है। किसकी गति तेज हुई? प्रकाश की। प्रकाश की गति हुई और ध्वनि की गति सिर्फ 340 है। इसलिए समान दूरी पर होने पर भी जो तड़ित पहले दिखाई देगी और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देगी। इसमें क्या है, जो प्रकाश का वेग है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। जिसकी गति ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा स्पीड होगी, वो पहले पहुंचेगी। तो इसमें जो प्रकाश है वो हमारे आँखों तक जल्दी पहुंच जाता है और जो गर्जन की आवाज़ है, मेघ गर्जन की आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक बाद में पहुंचती है। तो हमें पहले क्या दिखाई देगी? तड़ित हमें पहले दिखाई देगी और जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई देगी। तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।